नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बचपन में चाय बेचने वाला एक शख्स अगर किसी देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनता है तो ये उस संविधान की वजह से है जिससे दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। पर इस 24 किरण में तमाम विपक्ष के नेता संविधान की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र का रोना रो रहे थे। पर हुआ क्या? विपक्ष का दम निकल गया। जनता ने मोदी के नाम पर मुहर लगाई और केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी आए। और आज तो देखिए, ओडिशा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। पर सवाल यह है कि नतीजों के बाद विपक्ष को हुआ क्या? सरकार गठन से पहले तो विपक्ष के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे। अब तो मोदी 3.0 की शुरुआत जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। तो ये विपक्ष के नेता बिल में कहां छुप गए हैं? कहां है ममता बनर्जी? कहां है शरद पवार? कहां है तेजस्वी यादव? और कहां है वो सारे नेता जो लिख कर दे रहे थे कि मोदी की विदाई निश्चित है? तो आज अपने शो में 24 किरण से रन आउट हुए विपक्ष की करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नतीजे भी आ गए, सरकार भी बन गई, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब विपक्ष कहाँ है? देखिए, विपक्ष अब एक काम कर रहा है। राजस्थान में एक प्रथा है कि अगर किसी की मौत हो जाती है परिवार में तो दे हायर सम रुदाली। रोने के काम के लिए रुदालियों को बुलाया जाता है कि वो शोक खुद नहीं मनाते, वो आकर के रोती हैं, पैसे लेकर के जाती हैं। अभी जो विपक्ष जो है ये तो अंदर घुस गया और 10-15 रुदाली जो हैं वीडियो बना बना करके जो रुंदन करते हैं उनको हायर कर लिया है और वो लोग रोज छटपट कर रहे हैं। रोज कभी महाराष्ट्र में सरकार गिरवा दे रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को नाराज बता दे रहे हैं, कभी नायडू साहब जो है वो छोड़ के चले जाएंगे एनडीए को, ये खबरें फैला देते हैं। कभी ये बता देते हैं कि भाई मोदी और योगी के बीच झगड़ा चल रहा है, कभी ये बता देते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर सरकार बिल्कुल जाने वाली है, बीजेपी के अंदर विद्रोह हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 11-11 सीटें कैसे कांग्रेस के पास चली गई। तरह तरह की खबरें, तरह तरह का मसाला। इन रुदालियों को काम पे लगा के बाकी लोग जो है शोक मना रहे हैं। रुदालियों ने आज एक वैसे काम किया है, नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे तो सवाल खड़े किए। भाई वो सवाल खड़े करते 5 साल के लिए कुछ तक काम होना चाहिए। 10 साल जो काम कर रहे थे, अगले 5 साल तक यही रोना रोते रहेंगे ये लोग। और जो सरकार है वो काम पे चल रही। क्या है हकीकत? अभी लोकसभा के चुनाव पैरेलली थोड़ा आगे पीछे हुआ। अरुणाचल 3 जगह पे असेंबली इलेक्शंस थे। तीनों जगह क्या हुआ? अरुणाचल में बीजेपी की सरकार थी, वापस सरकार में आ गई। जहां कोई इमेजिन नहीं कर सक रहा था कि आप पटनायक साहब को शिकस्त दे सकते हैं असेंबली में, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हार्डकोर संघीय व्यक्ति को जो है आपने बना दिया मुख्यमंत्री। और एनडीए जो एक प्री पोल अलायंस है उसकी सरकार बन रही है आंध्र प्रदेश में। तो ये तो आप ये समझिए कि 4 जगह पे सरकार बनी और ये 4-0 है। बाकी सारी चीजें वो मिथ्या है, नैरेटिव है, अफवाह है। बाकी सारी चीजें जो है वो एक दृष्टिकोण है। हकीकत क्या है कि अभी इस चुनाव के साथ 4 जगह पे सरकार बननी थी, 3 राज्यों में और 1 केंद्र में। और यहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार विराजमान हुई है। तो ऐसे में जिनको रोना है वो रोते रहे। ये जो मैं बता रहा हूं वो फैक्ट है और बाकी सब तमाशा है। लेकिन कुछ इन विपक्षी पार्टियों को नवीन पटनायक से सीखना चाहिए था, क्योंकि आज जिस तरह से उड़ीसा में शपथ ग्रहण हुआ, वो खुद पहुंचे, नरेंद्र मोदी से बातचीत करते नजर आए, जेपी नड्डा, अमित शाह, सबसे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात की। कुछ सीख ले लेते हैं ये विपक्ष के नेता। देखिए, सीख तो तब ली जाती है जबकि आपके अंदर एक समान भाव हो, घृणा न हो। जैसे नवीन पटनायक इतने दिनों तक राजनीति करते रहे, अब लगभग रिटायरिंग
मोड में हैं, रिटायर हो चुके हैं, लगभग ये मान लिया जाए। लेकिन इतने दिनों की राजनीति में एनडीए या एनडी या फिर किसी दूसरे गठबंधन में वो नहीं रहे। उड़ीसा के लोगों ने इतने दिनों तक उनका समर्थन इसलिए किया, सरकार केंद्र में मोदी की भी रही, तो वो इस बात को लेकर कि मोदी के सपोर्ट करने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे, वो मोदी को सपोर्ट करने से अपने आप को रोके नहीं। वो समान भाव से चलते रहे। उड़ीसा का विकास जो है उनकी प्राथमिकता में थी। लेकिन दूसरी जगह देखिए, पड़ोस में पश्चिम बंगाल है। इन पार्टियों की बात करते हैं जो कि विपक्ष में बैठी हुई है। ज्यादातर पार्टियां कौन सी है? एक पार्टियां वो है जो कि परिवारवादी है, जिस पर एक परिवार का कब्जा है। दूसरे तरफ विपक्ष में बैठी वो पार्टियां हैं जो कि परिवारवादी पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन उस ओर अग्रसर है और उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। ये दोनों वन मैन पार्टी है। ये दोनों पर एक ही व्यक्ति का कब्जा है और वो अपने परिवार के लोगों को धीरे धीरे उस पार्टी में ला रहे हैं, क्योंकि ये पार्टियां नई पार्टियां हैं। दूसरी तरफ जितने और दूसरी पार्टियों को देख लें, कांग्रेस से लेकर नीचे तक, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टी है। और इन दोनों को खतरा इस बात के लिए है कि अगर मेरे सिवा कोई और या मेरे परिवार के सिवा कोई और दूसरा नेता उभर कर सामने आता है तो मेरे परिवार का वर्चस्व या मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि हम कैसे इसे बचाएं। इसीलिए महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार लोकसभा चुनाव में एक जीत हासिल की है, 8 सीटें मिली है, उनको लग रहा है बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगले दिन से क्या शुरू हो चुका है? वहां पर रोहित पवार जो समझ रहे थे कि अब अजीत पवार गए तो फिर सुप्रिया सुले और रोहित पवार, यही 2 लोग रहेंगे जो कि पार्टी को संभालेंगे। जयंत पाटिल के खिलाफ, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी का, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया क्योंकि जयंत पाटिल के पोस्टर लगे हुए थे। उधर शरद पवार एक और नई चाल चलने वाले हैं। अब उन्होंने देखा कि अजीत पवार तो विद्रोही बन गए थे, अब रोहित पवार अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो रोहित पवार को जैसे लाया गया था अजीत पवार को बैलेंस करने के लिए, वैसे ही योगेंद्र पवार को लाया जा रहा है रोहित पवार को बैलेंस करने के लिए, अपनी बेटी को सेट करने के लिए, अपने परिवार के अंदर ही बैलेंस थ्योरी अपना रहे हैं। इसलिए फिर से शरद पवार की पार्टी में विद्रोह होने वाला है। उद्धव ठाकरे, उनकी समस्या यही है, कैसे आदित्य ठाकरे को हम एस्टेब्लिश करें। खुद तो कभी भी मजबूत नेता नहीं बने, लेकिन इस चक्कर में वो किसी और नेता को उभरने नहीं देते हैं। जैसे कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी को उभरने नहीं देती है। और इधर जो केजरीवाल साहब हैं वो भी जेल के अंदर हैं, सोचते हैं कि अगर किसी को सीएम बना दिए सुनीता केजरीवाल के अलावा तो फिर तो पार्टी से मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, कोई और ले जाएगा पार्टी को। ममता बनर्जी ये बात जो कह रही थी कि कैसे नवीन पटनायक से नहीं सीखती हैं, खामियाजा तो भुगत रही हैं और आगे भुगतेगी भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद वहां टीएमसी के अंदर टेंशन है। ममता बनर्जी के कैबिनेट में बैठे लोग, उनके मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने जिस तरीके से मोदी से घृणा का उदाहरण पेश किया है, पीएम के ओथ सेरेमनी में नहीं जाएंगे, पहले से ही बोलना शुरू कर दिया, इतनी नफरत आपके अंदर है तो ये जो पहले से मनरेगा का पैसा दो, पीएम आवास का पैसा दो, ये जो केंद्र से पैसे लेने की बात करती हैं और करप्शन इतना ज्यादा है तो मोदी भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये स्थितियां विपक्ष के अंदर चल रही है। अब लोकसभा चुनाव के बाद ये लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाएंगे कि अगले 6 महीना में देखना, 6 महीना में जो स्थिति होगी, पीएम मोदी फिर और मजबूत होंगे और ये आपस में लड़ भिड़ कर निपटने के लिए तैयार। तो मनीष सर, जैसे कि राजीव सर ने समझाया कि हर पार्टी अपने परिवार और खुद को लेकर उलझी हुई है, उन्हीं सब चीजों में व्यस्त है। बात राहुल गांधी की करें तो वो दुविधा में है कि रायबरेली की सीट छोड़े या वायनाड की सीट छोड़े, तो क्या वो अपने परिवार या कहे प्रियंका वाड्रा के बारे में कुछ सोचेंगे? देखिए, ऐसा कब हुआ है जब राहुल गांधी दुविधा में नहीं रहे? बिल्कुल, कोई ऐसी स्थिति आई है कि जहां वो क्लियर कट नजर आ रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी दुविधा जो कांग्रेस पार्टी की है
कि इन्होंने इंडी गठबंधन तो बना लिया, झंडा जो है लेकर के आगे बढ़ गए और धीरे धीरे करके लोग जो है वो कटते चले गए। अभी ये मामला और फंसेगा। कैसे फंसेगा? जैसे जैसे असेंबली इलेक्शन शुरू होंगे, अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे घोषणाएं होंगी, ये कुनबा और भी अलग थलग होता चला जाएगा। आप पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। ये जो आप ये समझिए जो रिजल्ट आया है, कई सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ओनली 3 स्टेट्स, 3 स्टेट में जो रिजल्ट जो है वो बीजेपी के मन मुताबिक नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये कांग्रेस को यहां पे बस 3 राज्यों में फायदा हुआ। देश में 3 ही राज्य हैं क्या? 16 राज्यों में वोटें कम आई हैं, वोट परसेंटेज इनका कम गया है। तो ये जो 3 जगह पे है, ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की अपनी, कांग्रेस जीती नहीं, अपनी गलतियों से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई हैं। तो ये सारी चीजें तो बाकी लोग भी जान रहे हैं कि तुम्हारा फ्लूक चल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सिर पे बैठ के आप नाचोगे। जैसे नाना पटोले कूदना चालू कर दिए कि भाई इतनी सीटें आ गई, अब तो हम कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेगी। भाई कितने पे लड़ोगे? पिछले बार 125 पे लड़े थे, 288 सीट है, अब 150 मांग लोगे तो क्या होगा? पार्टी टूटेगी, वह गठबंधन टूटेगा, महाअघाड़ी टूटेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये जो रुदाली गैंग जो है वो अपना डफली बजाता रहेगा और रोज झगड़ा जो है आपस में शुरू होगा। अभी सिर पे है दिल्ली का चुनाव, फरवरी में जो है चुनाव होंगे। इसका मतलब है फरवरी में चुनाव होगा तो 4 महीने पहले से डोल डफली बजना चालू हो जाएगा। तो फिर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या करेगी? एक दूसरे को माने कोऑर्डिनेशन पे काम करेगी कि या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगी? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपने वायनाड और इसकी जो बात की, आप देखिए आदमी को आप क्या समझ रहे हो? वायनाड में आपने चुनाव लड़ा, ठीक है, वोटिंग खत्म हो गया, तब तक आपने रायबरेली जाना है या अमेठी जाना है, इस पर कोई चर्चा नहीं की। यू मेड अ पॉलिटिकल डिसीजन कि वायनाड हो गया, अब हमको रायबरेली जाना है। सारे एग्जिट पोल और सारे रिपोर्ट्स बता रहे थे कि भाई आप बड़े आसानी से जीत रहे हो वायनाड में, तो सीट तो आपका पूरा हो गया। एंड देन यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू कंटेस्ट फ्रॉम आइदर अमेठी और रायबरेली। इसका मतलब यह है कि आपने जिस दिन नॉमिनेशन किया उसी दिन आपने फैसला कर लिया था कि वायनाड छोड़ेंगे। तो अब ये कि धर्म संकट में फंस गया हूं, मुझे यहाँ भी प्यार है वहाँ भी प्यार है, तो भाई ठीक है, एक जगह छोड़ना पड़ेगा। और सारे लोग जान भी रहे हैं कि जहाँ से वो छोड़ेंगे वायनाड को वो छोड़ने वाले हैं और वहाँ प्रियंका वाड्रा को जो है वो मौका देने। लेकिन राहुल गांधी जीत को लेकर ही आभार व्यक्त करते रहेंगे या हार पर भी बैठ के कभी मंथन और चिंतन करेंगे? ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी दोनों जगह से ही छोड़ेंगे। जो स्थितियां पनप रही है, एक जगह से इस्तीफा देंगे, उपचुनाव होगा, दूसरे जगह से इनकी सांसदी चली जाएगी क्योंकि मुकदमों में फंसे हुए हैं। पहले भी एक मुकदमों में इनकी सजा मिल चुकी है, मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिली। अब देखिए 11 जून को पेशी थी इनकी, अमित शाह को हत्यारा कहने के मामले में, ये गए नहीं। अभी तक तो बहाना बना रहे हैं कि अभी हम रायबरेली जा रहे हैं, चुनाव के बाद धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा। इनको पता है कि आपने जो बोला है, अमित शाह को हत्यारा कहा है और उस पर आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, झारखंड में भी उत्तर प्रदेश में भी, इसमें आपको सजा मिलनी है। इसलिए ये टाइम ले रहे हैं कि जितना समय हो सके ले लो, उनको मुकदमे को खींचते रहो। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ से छोड़ेंगे और दूसरे तरफ से कोर्ट इनको छुड़वा देगा। इसलिए कंफ्यूजन तो राहुल गांधी के शुरुआती दौर से ही है, राजनीति में आने या पढ़ाई करने या काम करने या फिर प्रोफेशन चुनने को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं और आगे भी कंफ्यूज ही रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष के सारे दावे, सारी साजिश नाकाम हो गई है। मोदी केंद्र में मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वहीं 4 बार के विधायक और आदिवासी नेता मोहन मांझी ने ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली है।
सीएम के अलावा 2 नए डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। तो वहीं आंध्र में भी एनडीए सरकार का गठन हो गया है और विपक्ष अपने हार से बौखला उठा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।